श्री और श्रीमती पीके कोटावाला आर्ट्स कॉलेज पाटन के हिंदी विभाग की ओर से मैं भावना पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। बीए सेम 1 हिंदी के कोर कंपलसरी और कोर इलेक्टिव में कुल 2 पर्चे होते हैं। पहले पर्चे का नंबर है 101 और दूसरे पर्चे का नंबर है 102। पहले पर्चे का नंबर है 101 और दूसरे पर्चे का नंबर है 102। दोनों का पाठ्यक्रम एक समान रहेगा। कोर कंपलसरी और कोर इलेक्टिव में ये दोनों ही पेपर यानी कि 101 और 102 में पाठ्यक्रम समान रहेगा। सी और सीसी में 101 का पाठ्यक्रम एक समान रहेगा। सी और सीसी में 102 का पाठ्यक्रम एक समान रहेगा। इसमें 101 नंबर के पर्चे का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य और इसमें पाठ्यक्रम में जो पुस्तक रखी गई है इसका नाम है काव्य सौरभ। इसके संपादक हैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी। डॉक्टर अर्जुन के तड़वी ने अलग अलग कविताओं को लेकर संकलन करके इस पुस्तक में रखी है। कुल 8 कवियों की 16 कविताएं इस पुस्तक में हैं और 16 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में भी हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त की 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली कविता दोनों ओर प्रेम पलता है और दूसरी मनुष्य धर्म। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। पहली कविता मधुमय देश और दूसरी बीती विभावरी। तीसरे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी भी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहली है भारतीय विद्यार्थी और दूसरी हैं कैदी और कोकिल। चौथे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी भी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। पहली हैं भिक्षुक और दूसरी हैं वरदे। 5वें कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनकी भी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। पहली हैं सुख दुख और दूसरी हैं ध्रुत जरो। 6ठे कवि नहीं किंतु कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। इनकी भी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। जाग तुझको दूर जाना है और दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। पहली कविता है जाग तुझको दूर जाना है और दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। 7वें कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन नहीं जानता इनको? अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता, जो हाल हमारे बीच में नहीं हैं। इनकी भी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। पहली कविता है मधुशाला और दूसरी कविता है जो बीत गई सो बात गई। पहली कविता मधुशाला और दूसरी है जो बीत गई सो बात गई। 8वें कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी भी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। पहली कविता है कलम और तलवार और दूसरी कविता है
यह मनुज। इस प्रकार से कुल 8 कवियों की 16 कविता BSM 1 के CC और CE के 101 नंबर के पर्चे में है, जो आपको पढ़नी है। आपके पाठ्यक्रम में कविताएं हैं। कविता को समझने के लिए आपको सबसे पहले काव्य का स्वरूप समझना होगा। जब तक आप काव्य का स्वरूप नहीं समझेंगे, आप कविता के शब्द और अर्थ को नहीं समझ सकेंगे और न ही कवि की भावना को, कवि के भाव को समझ पाएंगे। तो कविता के हार्द को, कविता के केंद्रीय भाव को समझना है तो सबसे पहले आपको काव्य का स्वरूप समझना अत्यधिक आवश्यक है। आइए देखते हैं काव्य का स्वरूप। काव्य के स्वरूप में सबसे पहला पॉइंट्स लिया है कवि और काव्य, व्युत्पत्ति और अर्थ। कवि शब्द संस्कृत की कवृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। उसके अनुसार कवि का सामान्य अर्थ है रचनाकार या निर्माता। सृष्टि के निर्माता विधाता ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो हैं ये सृष्टि के निर्माता हैं। सारी सृष्टि का सर्जन उन्हीं ने किया है। इसीलिए ब्रह्मा को कवि, मनीषी, परिभुः, स्वयंभू कहा गया है। कवि मनीषी यानी कि चिंतक, परिभुः यानी कि सर्वव्यापक, स्वयंभू यानी कि स्वयं की सृष्टि के मूल कर्ता। ब्रह्मा जो हैं ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं की सृष्टि है, जिसमें मानव का स्थान विशिष्ट कोटि का माना गया है। जिसमें मानव का स्थान विशिष्ट कोटि का है। ब्रह्मा ने जो मानव को बुद्धि, चिंतन प्रदान किया है, वह अन्य जीवों को नहीं दिया है। इसीलिए मानव का सर्जन जो है ये सर्वोपरि है और ये विशिष्ट कोटि का भी है। कवि शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है। कवि शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो सामान्य कोटि के मनुष्यों से पृथक श्रेणी में आते हैं। कवि शब्द का प्रयोग उस विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है जो सामान्य कोटि के मनुष्य से पृथक श्रेणी में आते हैं। उसमें शब्दार्थमयी रचना के सर्जन की सहज शक्ति निहित है। उसमें मतलब कवि में शब्दार्थमयी रचना के सर्जन की सहज शक्ति निहित है। इनको शब्द और अर्थ तुरंत मिल जाते हैं। हम लोग कविता करने बैठे तो हमें या तो शब्द नहीं मिलते हैं या इसका अर्थ नहीं मिलता है, किंतु कवि में ये जो है वह नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। और इसीलिए कहा गया है कि कवियों में शब्दार्थमयी रचना के सर्जन की सहज शक्ति निहित होती है। अतः उसकी रचना काव्य कहलाती है। अतः उसकी रचना काव्य कहलाती है। कवि और कविता की परंपरा उस क्षण से
आविर्भाव हुआ है जिस क्षण से मनुष्य ने अपनी कवित्व शक्ति, देखिए कवि और कविता की परंपरा का उस क्षण से आविर्भाव हुआ है जिस क्षण से मनुष्य ने अपनी कवित्व शक्ति यानी कि प्रतिभा के बल पर नैसर्गिक संवेदनाओं को भाषा के एक विशिष्ट रूप में ढाला है। और भाषा के विशिष्ट रूप में ढालकर ये उनकी आत्मतुष्टि का, खास करके उनकी आत्मतुष्टि का विषय न रहकर, ये उनकी आत्मतुष्टि का विषय न रहकर ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ जाती है। ये प्रतिभा जो है ये उनकी आत्मतुष्टि का सिर्फ विषय न रहकर ये मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ जाती है। अहम यानी कि व्यष्टि और इद यानी कि समष्टि, व्यष्टि और समष्टि को एक सूत्रता में बांधने का कार्य भी भाषा रूपी सेतु के द्वारा होता है। और ये बांधने का काम जो है ये कवि करते हैं। व्यष्टि और समष्टि को एक सूत्रता में बांधने का काम भाषा रूपी सेतु द्वारा कवि करते हैं। काव्य जो है ना, काव्य भाषामय सर्जन है। काव्य जो है ये भाषामय सर्जन है और मूल तत्व शब्द और अर्थ है। इसका मूल तत्व शब्द और अर्थ है। शब्द में अर्थ उसी प्रकार समाहित होता है जिस प्रकार जल में उसकी तरंगे। शब्द और अर्थ, शब्द में अर्थ उसी प्रकार से समाहित होता है जिस प्रकार से जल में उसकी तरंगे। कहने को तो जल और उसकी तरंगे भिन्न भिन्न हैं, किंतु वास्तव में वे एक ही तत्व हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं, सिर्फ दिखती भिन्न हैं, वास्तव में भिन्न नहीं हैं। वैसे ही बिल्कुल शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही तत्व है। शब्द और अर्थ की अपृथक स्थिति शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप के समान है। शब्द और अर्थ की जो ये अपृथक स्थिति है ये शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप के समान है। जिस प्रकार से शक्ति के अभाव में शिव सवमात्र मृत देह के समान है, जिस प्रकार से शक्ति के अभाव में शिव सवमात्र यानी कि मृत देह बन जाते हैं, मृत देह हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शक्ति के साथ शिव का समन्वय होते ही, शक्ति के साथ शिव समन्वित होते ही शिव का स्वरूप जो है ये मंगलकारी बन जाता है। शक्ति के साथ शिव का समन्वित होने के बाद शिव का स्वरूप कैसा हो जाता है? मंगलकारी हो जाता है। और शिव का शक्ति के साथ ये समन्वित रूप जो हैं ये सौंदर्यमयी, मंगलकारी, अलौकिक और दिव्य रूप है। शब्द और अर्थ का रूप भी इसी प्रकार का है। और ये जो रूप हैं अर्धनारीश्वर रूप, शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप जो हैं एक शाश्वत सत्य के रूप में त्रिवेणी संगम तुल्य सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना सार्थक करता है। ये शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप जो है ये
जो एक शाश्वत सत्य के रूप में त्रिवेणी संगम तुल्य सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना को सार्थक करता है। और शब्द और अर्थ का संबंध भी बिल्कुल अर्धनारीश्वर शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप के समान ही है। दूसरा पॉइंट है काव्य की परिभाषा। अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं संस्कृत के आचार्यों ने काव्य की क्या परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले आचार्य मम्मट जी ने काव्य के बारे में कहा है, लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम। लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम, अर्थात आनंद को दिलाने वाले कवि की भाषिक रचना। आनंद को दिलाने वाले कवि की भाषिक रचना। दूसरे संस्कृत आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के बारे में कहा है, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि और रीति है। अर्थात इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। तीसरे जो संस्कृत आचार्य हैं वामन, इन्होंने इस प्रकार से काव्य के बारे में कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा। रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है, विशिष्ट पद रचना रीत है, और इसमें यह विशिष्टता गुण से आती है। रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा रीति है, विशिष्ट पद रचना रीति है, विशिष्ट पद रचना रीति है, और इसमें ये विशिष्टता विशेषो गुणात्मा, इसमें ये विशिष्टता गुण से आती है। आगे चौथे आचार्य हैं भाम। इन्होंने काव्य को इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च तद्रेता। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात कि शब्द और अर्थ सहित काव्य होना चाहिए। और कैसे? तो जैसे भरत मुनि ने नाट्य काव्य के लिए अभिनय सहित का होना स्वीकार किया था। काव्य कैसा होना चाहिए? जिसमें शब्द और अर्थ होना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से भरत मुनि ने नाट्य काव्य के लिए अभिनय सहित होना माना था। आगे रुद्रट ने काव्य के बारे में कहा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ युक्त रचना को काव्य कहा जाता है। क्या कहा है रुद्रट ने? शब्द और अर्थ युक्त रचना को काव्य कहा जाता है। मतलब इन्होंने भी शब्द और अर्थ का महत्व स्वीकार किया है। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के बारे में कहा है, अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोषो, काव्य कैसा होना चाहिए? दोष रहित, सगुणो गुण सहित, सा अलंकारो अलंकार सहित, शब्दार्थो काव्यम, और शब्द और अर्थ युक्त रचना को काव्य कहा जाता है। हेमचंद्र ने कहा है, अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। दोष रहित,
गुण सहित, अलंकार सहित शब्द और अर्थ युक्त रचना को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के बारे में कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। अर्थात विश्वनाथ ने रस का स्वीकार किया है कि काव्य में रस का होना अनिवार्य है। वैसे विद्वानों ने रस के 9 प्रकार बताए हैं। श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, विभत्स, रौद्र आदि 9 रस बताए हैं। इन रसों का प्राधान्य काव्य में होना चाहिए, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त काव्य होना चाहिए। पंडित जगन्नाथ ने कुछ इस प्रकार से काव्य को परिभाषित किया है और परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्य मतलब रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द को काव्य कहा जाता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहा जाता है। तो अर्थ तो होना ही चाहिए काव्य में, किंतु अर्थ भी कैसा? रमणीय अर्थ होना चाहिए। आगे कुंतक ने कुछ इस प्रकार से कविता को, काव्य को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवतम। वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। क्या कहा है? वक्रोक्ति को काव्य का जीवित माना है, मतलब काव्य की आत्मा है। आचार्य मोहम्मद की दूसरी एक परिभाषा देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है काव्य के बारे में? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात ऐसा शब्दार्थ, शब्दार्थो मतलब ऐसा शब्दार्थ, तद दोषो जो दोष रहित हो, ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो, जो गुण युक्त हो और कभी कभी इसमें अलंकार का प्रयोग भी हो, इसे काव्य कहा जाता है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो, जो गुण सहित हो और कभी कभी इसमें अलंकार युक्त हो, ऐसे शब्दार्थ को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत के आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। किसी ने रस को महत्व दिया है, काव्य में रस को अनिवार्य माना है, तो किसी ने रीति को, तो किसी ने वक्रोक्ति को, तो किसी ने शब्द और अर्थ को, किसी ने अलंकार को काव्य में अनिवार्य माना है। ये देखते हैं हिंदी विद्वानों ने काव्य के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार से कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। दूसरी कवियत्री है महादेवी वर्मा। इन्होंने कविता के बारे में कुछ इस प्रकार से कहा है। कविता को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का वर्णन है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। कविता कवि विशेष की भावनाओं का वर्णन है। मतलब कविता में क्या होता है? कवि के हृदय की भावना होती है, कवि के हृदय की संवेदना होती है। कवि अपने हृदय के भाव कविता के रूप में व्यक्त करते हैं और ये जो भाव हैं ये दूसरे के हृदय में भी आविर्भूत होते हैं।
कवि के हृदय में तो जो भाव उत्पन्न होते ही हैं, किंतु वही भाव दूसरे के हृदय में भी आविर्भूत होते हैं। मतलब दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी, दूसरे लोगों के हृदय में भी कवि संवेदना जागृत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान करती आई है, इसे कविता कहते हैं। जिस प्रकार से आत्मा की मुक्ति जो है ये क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। जब किसी को ज्ञान होता है तब इसे मुक्तावस्था प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हृदय की जो मुक्तावस्था है वह क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। और हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान करती हैं, और इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं इसे क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। कविता, अज्ञेय जी ने कविता के बारे में कहा है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि वह कविता शब्द है। तो इस प्रकार से हिंदी आचार्यों ने कविता की परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों की कुछ परिभाषाएं। तो मैथ्यू आर्नल्ड ने कुछ इस प्रकार से कविता को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने कहा है, पोएट्री इज ए क्रिटिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज ए क्रिटिज्म ऑफ लाइफ। दूसरे एक विद्वान है इलियट, इन्होंने कुछ इस प्रकार से कविता के बारे में कहा है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। इन्होंने कुछ विरुद्ध प्रकार की परिभाषा दी है कविता के बारे में। तो